तो चार्ल्स वुड के द्वारा पास करवाया गया था ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ये चार्ल्स वुड वही चार्ल्स वुड है जिसने वुड्स डिस्पैच भेजा था भारत के लिए। ये वही व्यक्ति है जो एक समय पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड था। पर अब 1861 में ये व्यक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो यानी कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। व्यक्ति पुरानी उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको कि ख़त्म कर दिया गया था, उसी व्यक्ति को उठा करके इन्होंने अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया है। साथ ही साथ 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें इन लोगों ने लेजिस्लेटिव पावर्स दी बॉम्बे और मद्रास को। पहले जो उनकी पावर्स ले ली गई थी बॉम्बे और मद्रास की, वो रिस्टोर कर दी गई इस 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। और तो और हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी सेटअप किए गए बंगाल और बॉम्बे के लिए। हम देखेंगे यूपी और पंजाब में भी फ्यूचर में, यूपी में 1886 में सेटअप किए जाएंगे जो है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और पंजाब में हम देखेंगे 1894 में यही चीज़ होगी। तो यानी फ्यूचर में हम देखेंगे कि यूपी और पंजाब के लिए भी स्टेप्स लिए जाएंगे। बाकी अगर हम देखें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे 1813 के अंदर बॉम्बे और बंगाल की पावर ले ली गई थी 1813 में। इनकी जो लॉ बनाने की पावर थी, हमने पढ़ चुके हैं ये लोग, मतलब हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि 1813 के अंदर का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813, उसके द्वारा लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई थी बंगाल और बॉम्बे की, वापस ले ली गई थी उनसे। उसके बाद बंगाल और बॉम्बे को अलाउ नहीं था लॉ पास करना। पर अब हम देखेंगे 1861 के एक्ट में यही चीज़ रिस्टोर कर दी गई। तो इसके अलावा जो चीज़ें लाई गई इस 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, वो ये था कि अब कहा गया कि एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा गवर्नर जनरल का, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था गवर्नर जनरल का, ऑलरेडी था ये एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो इसमें एक नया मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया। पहले 4 मेंबर थे, अब एक और मेंबर आएगा, 5वां मेंबर अपॉइंट किया गया। ये कोई इंडियन व्यक्ति नहीं था। फिलहाल इस समय पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी इंडियन नहीं है, ओके। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास वीटो पावर थी, ठीक है। और तो और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी थी। यानी कि जिस समय पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है फंक्शन नहीं कर रहा, उस समय पर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यहाँ पर भविष्य में हम देखेंगे 1909 के समय में जाकर के, इतना बाद में जाकर के पहली बार एक इंडियन की अपॉइंटमेंट होगी, और वो व्यक्ति होंगे एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा पहली बार एक भारतीय जो अपॉइंट होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तब हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक एक्चुअल में पावर मिलेगी भारतीयों को। फिलहाल 1861 के लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम देखेंगे जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाएगी। एडिशनल मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इसमें। नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, वो 2 साल के लिए नॉमिनेट किया जाएगा इन लोगों को। जो एडिशनल भारतीय इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, इन लोगों को 2 साल के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ को 6 से बढ़ा करके 12 कर दिया जाएगा, और एक डिफ्रेंसिएशन भी क्रिएट की जाएगी। कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, है ना, और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। जो भारतीय हैं वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है। भारतीय जो इंडियंस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन लोगों को नॉन ऑफिशियल मेंबर कहा जाएगा। उनको एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस एक्ट के बाद 3 भारतीय लोगों को, 3 इंडियंस वर अपॉइंटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और इनको अपॉइंट किया गया था एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो ये जो 3 व्यक्ति थे, एक थे राजा सर देव नारायण, ठीक है। राजा सर देव नारायण थे एक, ये थे बनारस के राजा। कहाँ के राजा थे ये? बनारस के राजा।
ये अपॉइंट हुए थे जनवरी 1862 से लेकर के 1866 तक थे ये मेंबर। इसके अलावा जो सेकंड मेंबर हमें देखने को मिलते हैं वो है नरेंद्र सिंह, ठीक है। ये थे महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है। क्या थे ये थे महाराजा ऑफ पटियाला। और इसके अलावा तीसरे मेंबर जो हमें देखने को मिलते हैं वो हैं सर दिनकर राव। ये जो हैं ये सिंधिया के मिनिस्टर थे। क्या थे ये? सिंधिया के मिनिस्टर थे। तो हम देखेंगे ये तीनों वही व्यक्ति थे जो 1857 के रिवोल्ट के समय पर अंग्रेज़ों के प्रति लॉयल रहे थे। ऐसे व्यक्तियों को ही इन्होंने इंडियन काउंसिल इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें डाला हुआ था। तो साथ ही साथ हमने देखा कि गवर्नर जनरल के पास जो है ऑर्डिनेंस पावर रहेगी इस एक्ट में, जो 1861 का एक्ट था। तो हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई खास पावर नहीं थी। बाकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के पास हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो है पोर्टफोलियो सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो अलग अलग मेंबर्स थे उनके पास जो है अलग अलग पोर्टफोलियोज़ होंगे। जैसे किसी के पास सपोज एजुकेशन होगा, है ना, किसी के पास कोई और डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरह से काम बांटे जाएंगे, पोर्टफोलियो सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। अगर हम वीकनेसेस की बात करें, क्या वीकनेसेस थे इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की वीकनेसेस पर अब हम थोड़ा फोकस करते हैं। तो एक तो ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास एक्चुअल में रियल पावर्स नहीं थी। तो ये थी इसकी वीकनेस, है ना, देयर वर नो रियल पावर्स। क्योंकि अगर आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास वीटो पावर है तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास रियल पावर थोड़ी ना हुई। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर कोई डिसीजन ले रहा है और उसको वीटो कर दिया जाएगा, फिर काहे की रियल पावर हुई, है ना। साथ ही साथ जो भारतीय थे, भारतीयों को एक तरह से हम कह सकते हैं नो रियल, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया अभी। ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, नो रियल पावर, ये रियल पावर जो नॉमिनेटेड भारतीय सदस्य हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनके पास कोई रियल पावर्स मिलती नहीं है उन लोगों को। उन लोगों को अलाउड नहीं होता है डिस्कस करना इम्पोर्टेंट मैटर्स। उन लोगों का बस यही सिस्टम था कि भाई तुम लोगों को नॉमिनेट किया है, आओ बैठो चाय पियो और चले जाओ। क्योंकि उन लोगों को ना ही अलाउड था कि वो फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस कर सकें, ये चीज़ अलाउड नहीं थी। उन लोगों को ये था कि अगर फाइनेंशियल मैटर डिस्कस करने हैं तो इसके लिए तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। सरकार का तुम्हें इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना प्रीवियस अप्रूवल के तुम फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते हो। ना ही इनका कोई कंट्रोल था बजट के ऊपर, नो कंट्रोल ओवर द बजट, ठीक है। ना ही ये लोग डिस्कस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव एक्शन को। अगर एग्जीक्यूटिव्स कोई एक्शन ले रहे हैं उस चीज़ के बारे में ये लोग डिस्कशन नहीं कर सकते थे। और साथ ही साथ अगर फाइनली कोई बिल पास होना होता था, ठीक है, पासिंग ऑफ बिल, इसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी, वॉइस रॉय के अप्रूवल की। तो यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर किस काम की अगर वॉइस रॉय का अप्रूवल चाहिए, है ना। तो वॉइस रॉय जब पास करता था बिल को तो फिर वो जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो चाहता तो वो उस लॉ को डिसअलाउ भी कर सकता था। तो हम देख सकते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कितना पावरफुल है इस पोजीशन पर, और वो लोग आसानी से डिसअलाउ भी कर सकते थे। इंडियंस जो एसोसिएटेड थे उनको एज अ सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट किया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी वीकनेस थी काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो गिने चुने 3 इंडियंस अपॉइंट किए वो एलीट सेक्शन से ही थे। ये तीनों ऐसे व्यक्ति थे जो 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेज़ों के प्रति लॉयल रहे हुए थे। इसके अलावा अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात करें जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए थे 1860 के बाद के पीरियड में, अब हम उन पे फोकस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पोस्ट 1860s, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पोस्ट 1860s। तो लोकल बॉडीज़ बनाई जाएंगी अंग्रेज़ों के द्वारा, इसके लिए एक्ट्स पास किए जाएंगे, है ना। लोकल बॉडीज़ बनाने के लिए 1864 में जो है
वो बंगाल के लिए बनाई जाएगी, एक्ट पास होगा। 1865 में मद्रास में होगा ऐसा, लोकल बॉडीज़ बनाने के लिए एक्ट पास होगा। 67 में जो है पंजाब में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। और हम देखेंगे कि बाय द टाइम ऑफ 1870, ठीक है, लॉर्ड मायो जो हैं वो भी एक्ट पास करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए वो एक्ट पास करेंगे। ये एक्ट इसलिए पास किया जाएगा ताकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो है वो सेटअप किए जा सकें, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की सेटअप होने के लिए ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो एक्ट है ये पास किया जाएगा इसके द्वारा, लॉर्ड मायो के द्वारा। इसके अलावा हम देखेंगे 1881 से 82 के पीरियड में भी, 1881 से लेकर के 82 के पीरियड में भी लॉर्ड रिपन के द्वारा भी एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। ये रेजोल्यूशन भी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर होगा। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि इंडिया या फिर हम कहें इंडियंस जो हैं फिर वो डोमिनेट करने लग जाएंगे लोकल बॉडीज़ के अंदर, तो फिर ये अंग्रेज़ क्या करेंगे, ये फिर लोकल बॉडीज़ की पावर भी छीन लेंगे। जब ये देखेंगे कि भारतीय डोमिनेट करने लगे हैं लोकल बॉडीज़ के अंदर, फिर ये लोकल बॉडीज़ की पावर भी छीनने लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1899 में हम देखेंगे कि कलकत्ता का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था कलकत्ता का, उस पर लगभग भारतीयों ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था। तो फिर लॉर्ड कर्जन को समझ आ चुका था उस समय पर कि हमने बहुत गलत डिसीज़न ले लिया है, कि भारतीयों को हमने एम्पावर कर दिया, उन्हें लोकल बॉडीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे करके हमने ये चीज़ गलत डिसीज़न ले लिया। तो इतने सब चेंजेस लाए गए अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 के रिवोल्ट के बाद। पर फिर भी इन चेंजेस के बावजूद भी हम देखेंगे 1857 से लेकर के अर्ली 1900s का जो पीरियड था उसमें भी रिवोल्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूड रहेंगे, रिवोल्ट्स होना बंद नहीं होंगे, रिवोल्ट्स होते रहेंगे। तो फिर हम देखेंगे रिवोल्ट्स होते रहेंगे, तो इस तरह हम देखेंगे आर्म्स एक्ट लाया जाएगा 1878 के अंदर। 1878 में ब्रिटिशर्स के द्वारा आर्म्स एक्ट लाया जाएगा, क्योंकि इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो रेबेलियंस थे वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि भारतीयों के पास जो है वो वेपन्स थे। इवन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कहा कि आप लोग जो है ट्रेडिशनल वेपन्स भी नहीं रख सकते हो, मॉडर्न तो दूर की बात है, आप लोगों को ट्रेडिशनल वेपन रखना भी अलाउ नहीं है, ऐसा कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस तरह से ये लोग कोशिश करेंगे कि भारतीयों की जो रिवॉल्ट करने की कैपेसिटी है उसको ख़त्म किया जाए। बाकी ये लोग ये भी कोशिश करेंगे कि एजुकेशन के थ्रू जो ये मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की जाएगी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके थ्रू ये ऐसी कहानियाँ बताने की कोशिश करेंगे कि तुम भारतीयों ने कुछ भी अचीव नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, तुम भारतीय जो है वो निकम्मे हो, तुम भारतीयों को लड़ना नहीं आता। तो इस तरह की कहानियाँ बनाकर भी साइकोलॉजिकली डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे भारतीयों के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 1857 के एक्ट के बाद ब्रिटिशर्स ऐसी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके थ्रू ये अपने जो रूल है उसको प्रॉपरली कंसोलिडेट कर सकें भारत के ऊपर, ठीक है। बाकी हमने देखा कि कैसे सिविल सर्विसेज के अंदर भी इन्होंने चेंजेस लाए। इन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का एक्ट पास किया था, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास किया इन्होंने 1861 के अंदर। और फिर इसमें इन्होंने अलाउ किया कि भारतीय भी जो हैं वो compete कर सकते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। पर हमने देखा कि कैसे भारतीयों को एग्ज़ाम देने के लिए लंदन जाना पड़ता था, और वो भी बाद में हमने ये भी देखा कि मैक्सिमम एज भी 19 साल कर दी गई थी। और तो और सिलेबस भी जो डिसाइड किया जाता था वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही डिसाइड किया जाता था। इसके अलावा इंडियन पुलिस एक्ट लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1861 में। क्या लाया गया? इंडियन पुलिस एक्ट। तो इंडियन पुलिस एक्ट के बाद ये फिर रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे पुलिसिंग सिस्टम की, और साथ ही साथ इंडियन पीनल कोड को इंट्रोड्यूस करेंगे ये 1861 में।
इंडियन पीनल कोड को कब इंट्रोड्यूस करेंगे, 1861 में। तो इस तरह से ये सब चेंजेस लाए जाएंगे अंग्रेज़ों के द्वारा ताकि भविष्य में कम से कम रिवोल्ट हों। तो 1857 का रिवोल्ट जो है हमें एक लैंडमार्क पीरियड देखने को मिलता है भारतीय इतिहास में। तो 1857 से पहले का जो पीरियड था हम देखेंगे, उस पीरियड में सिविलियन रिवोल्ट्स होंगे, पीजेंट्स रिवोल्ट्स होंगे और तो और ट्राइबल रिवोल्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। 1857 के पीरियड के बाद क्या होगा कि जो सोशल रिफॉर्म्स की स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? सोशल रिफॉर्म्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि हमें देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगेंगी। क्या बनने लगेंगी? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगेंगी। तो पोस्ट 1850 से लेकर के अर्ली 1900s तक हम देखेंगे कि छोटी छोटी और कुछ बड़ी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगेंगी और फिर साइमल्टेनियसली जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने की शुरुआत होगी। किस चीज़ की शुरुआत होगी? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने की शुरुआत होगी। और तो और कुछ रिवोल्ट्स भी हम देखेंगे कि कंटिन्यू रहेंगे, रिवोल्ट्स कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं 1850s के बाद के पीरियड की। तो हम देखेंगे कि एक तरफ सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो चालू रहेंगे, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने की शुरुआत होगी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अगर बनेंगी तो साथ ही साथ प्रेस की भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जो लोग हैं वो लिखना शुरू करेंगे, है ना। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने आर्टिकल्स लिखना शुरू करेंगी लोगों को अवेयर करने के लिए। तो साथ ही साथ हम देखेंगे कि इवन आफ्टर 1857 रिवोल्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूड रहेंगे, रिवोल्ट्स कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होंगे। तो जैसे कि भूकंप आता है तो उसके बाद भी आफ्टर शेक्स होते रहते हैं ना थोड़े थोड़े, तो वैसे ही 1857 के रिवोल्ट्स के बाद भी हमें छोटे छोटे रिवोल्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही। तो अब हम बात करेंगे उन रिवोल्ट्स की जो 1857 के बाद के पीरियड में होंगे। तो जो 1857 के बाद रिवोल्ट होंगे उनका नेचर भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा जैसा कि 1857 से पहले के रिवोल्ट्स का था। अब सिर्फ एक डिफरेंस हमें जो देखने को मिलेगा कि जो इंटेलिजेंशिया क्लास थी भारत की, जो पढ़ा लिखा वर्ग था भारत का, उसने जो है वो अब इन रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगी। वो लोग जो है अब अपना ओपिनियन देना शुरू कर देंगे कि कहाँ वो फेवर में हैं, कहाँ वो अगेंस्ट में हैं, पर वो अपना ओपिनियन देंगे, चाहे फेवर में देंगे चाहे अगेंस्ट में देंगे। हालांकि हम देखते हैं कि 1857 के रिवोल्ट में इंडियन इंटेलिजेंशिया क्लास जो थी वो न्यूट्रल रहेगी, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगी उसमें। पर अब 1857 के बाद के रिवोल्ट में हम देखेंगे कि इंडियन इंटेलिजेंशिया क्लास अपने ओपिनियन देना शुरू कर देगी। 1857 के बाद के ये रिवोल्ट भी नेचर में जो है वो ट्रेडिशनल ही रहेंगे। ट्रेडिशनल नेचर का मतलब कि ये लोग जो है ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए ही रिवोल्ट करेंगे। हाँ, कुछ हद तक हमें थोड़ा बहुत नेशनलिज्म भी देखने को मिल जाएगा, कुछ कुछ एलिमेंट नेशनलिज्म के भी थोड़े बहुत कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिगो रिवोल्ट की, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट थोड़ा बहुत तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होगा आपका 1858 से लेकर के 60 के पीरियड में, यानी कि 1857 के लगभग जस्ट बाद ही हो रहा है ये रिवोल्ट। ये ऑब्वियसली आपका बंगाल वाले रीजन में होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। तो क्या हो रहा था बंगाल में? हमने देखा कि एग्रीकल्चर की क्या हो रही थी, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था बंगाल के अंदर। हमने देखा कैसे रैयती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। रैयती सिस्टम में क्या होता था, एग्रीमेंट किया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा किसान के साथ, किसान को एडवांस में पैसा दिया जाता था। तो प्लांटर्स के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था फार्मर्स का, फार्मर्स की लैंड क्वालिटी डिग्रेड हो रही थी। किसान जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंस चुका था, वही डेब्ट ट्रैप जो कन्वर्ट हो जाएगा डेथ ट्रैप में। हम देख चुके हैं ये चीज़ कैसे जो डेब्ट ट्रैप था वो कन्वर्ट हो रहा था डेथ ट्रैप में। ओके,
तो ये सब चीज़ें हो रही थी। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किसान की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। उन्हें ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि तुम्हें ब्लू डाई यानी कि इंडिगो उगाना पड़ेगा। प्लांटेशंस के द्वारा उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। फिर वहाँ के लोग अपना स्लोगन शुरू करेंगे कि जे रक्षक से भक्षक, यानी कि जिसे हम रक्षक सोच रहे थे वो तो हमारा ही भक्षक निकला। तो ये स्लोगन दिया जाएगा वहाँ के लोगों के द्वारा। तो इसकी शुरुआत होगी बंगाल के अंदर गोविंदपुर नाम की जगह में। रिवोल्ट की शुरुआत होगी। गोविंदपुर बंगाल के अंदर है। बंगाल में भी कलकत्ता के अंदर ही है ऑलमोस्ट ये गोविंदपुर। तो इसमें हमें जो लीडर्स देखने को मिलेंगे, एक हमें देखने को मिलेंगे विष्णु चरण विश्वास, ठीक है। एक और लीडर जो हमें देखने को मिलेंगे उनका नाम है दिगंबर विश्वास, ठीक है, दिगंबर विश्वास। तो ये हमें देखने को मिलेंगे लीडर्स इंडिगो रिवोल्ट के अंदर। बाकी हम देखेंगे कि पहली बार जो है एक स्ट्राइक की जाएगी पीजेंट्स के द्वारा। पीजेंट जो है एक जनरल स्ट्राइक करेंगे। और फिर हमें एक और नई चीज़ जो देखने को मिलेगी कि बंगाल का जो इंटेलिजेंसिया है वो पीजेंट्स का सपोर्ट करेगा। बंगाली इंटेलिजेंसिया जो है वो पीजेंट्स की साइड लेगा। अब तक इंटेलिजेंसिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना ही उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, पर अब वो अपना ओपिनियन देने की शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे कि बंगाली नाम के न्यूज़पेपर में इस चीज़ को कवर किया जाएगा, इस इंडिगो रिवोल्ट के बारे में लिखा जाएगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हरीश चंद्र मुखर्जी जो हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी अपने न्यूज़पेपर के अंदर, जिसका नाम था, न्यूज़पेपर का नाम था हिंदू पैट्रियट, इस न्यूज़पेपर के अंदर भी पीजेंट के सपोर्ट में लिखना शुरू करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एक बुक भी लिखी जाएगी इस नील विद्रोह के बारे में। ये बुक लिखी जाएगी दीन बंधु मित्र के द्वारा, ठीक है। ये जो बुक थी, ये बुक लिखी गई थी बंगाली के अंदर, बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी ये बुक। और फिर हम देखेंगे कुछ समय बाद ये बुक जो है दीनबंधु मित्र की द्वारा लिखी गई बुक, जिसका नाम था नील दर्पण। इस बुक का नाम था नील दर्पण। इस बुक को जो है ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर। किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? इसको ट्रांसलेट किया गया था माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा। ये चीज़ भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और इस बुक को जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन था, इसको पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग के द्वारा। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों को जेल में डाल देगी, माइकल मधुसूदन दत्ता को भी और रेवरेंड जेम्स लॉन्ग को भी जेल में डाल देगी ऐसा करने के लिए, ठीक है। इन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। बाकी फिर देखेंगे हम, काफ़ी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा सरकार के ऊपर इस इंडिगो रिवोल्ट की वजह से। और फिर सरकार इंडिगो कमीशन एस्टेब्लिश करेगी, ठीक है। इंडिगो कमीशन एस्टेब्लिश किया जाएगा सरकार के द्वारा। इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा आपका 1860 के अंदर। और फिर हम देखेंगे 1862 में जो है एक्ट पास किया जाएगा सरकार के द्वारा। और इस एक्ट के बाद जो है इंडिगो की कल्टीवेशन घट जाएगी बंगाल के अंदर। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे ये जो इंडिगो कल्टीवेशन है ये बिहार में शिफ्ट हो जाएगी। और फिर बिहार में एमर्ज होगा 3 कटिया सिस्टम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिहार में फिर 3 कटिया सिस्टम होगा और फिर फ्यूचर में बिहार में गांधी जी की एंट्री होगी। वो सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इस तरफ नहीं जाएंगे। अब अगला जो रिवोल्ट है जो बंगाल में हुआ था वो है पबना रिवोल्ट, ठीक है। ये भी बंगाल में ही हुआ था। ये हुआ था आपका लगभग 1873 से लेकर के 85 के पीरियड में, ठीक है। यहाँ पर भी ज़मींदार जो है वो माल प्रैक्टिसेस कर रहे थे। वो टेनेंट्स से जो है
वो बहुत ज़्यादा रेंट वसूल कर रहे थे, लिमिट से ज़्यादा रेंट वसूल कर रहे थे। और तो और टेनेंट्स को जो है उनके ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं दे रहे थे। कौन नहीं दे रहे थे? ज़मींदार नहीं दे रहे थे। तो फिर जो है वहाँ पर टेनेंट्स के द्वारा क्या किया जाएगा? टेनेंट्स के द्वारा वहाँ पर फॉर्म की जाएगी पबना एग्रेरियन लीग। ठीक है, पबना एग्रेरियन लीग फॉर्म की जाएगी वहाँ पर टेनेंट्स के द्वारा। ये फॉर्म की जाएगी 1873 के अंदर। ये क्यों फॉर्म की जाएगी? क्योंकि ये चीज़ इनको सजेस्ट की गई थी इंटेलिजेंशिया के द्वारा। इंटेलिजेंशिया नॉर्मली क्या सजेस्ट करता है कि आप लोग जो है कोई भी वायलेंस मत करना, डोंट डू वायलेंस, नो वायलेंस। आप लोग जो है चालाकी से अपना काम करो। आप लोग गवर्नमेंट को कहो कि हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं, हम तो प्रो गवर्नमेंट है, हम बस ये चाहते हैं हमारे साथ शोषण ना हो। आप लोग बल्कि ज़मींदारों को भी कहो, ज़मींदारों को क्या कहो कि हम लोग आपके भी अगेंस्ट नहीं है, हम कोई ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म नहीं करना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो इस तरह से आप लोग नो वायलेंस का रास्ता अपनाओ, और आप लोग गवर्नमेंट को भी कहो हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं, और साथ ही ज़मींदारों को भी कहो कि हम आपके भी अगेंस्ट नहीं हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक नॉन वायलेंट तरीके से ये एक लीगल रेजिस्टेंस देने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर टेनेंट्स एक लीगल रेजिस्टेंस देने की शुरुआत करेंगे, लीगली तरीके से लड़ने की शुरुआत करेंगे टेनेंट्स। फिर हम देखेंगे कि एक ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंशिया जो है वो इस फार्मर्स के इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि अमृता बाज़ार नाम की एक पत्रिका थी। उस पत्रिका में सॉरी एक न्यूज़पेपर था, ये अमृता बाज़ार नाम का, अमृता बाज़ार पत्रिका नाम का एक न्यूज़पेपर था। तो ये जो न्यूज़पेपर है ये इस रिवोल्ट को जो है सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ज़मींदारों का ही न्यूज़पेपर था। जबकि हम देखेंगे कि एक दूसरा ग्रुप इंटेलिजेंशिया का एक दूसरा ग्रुप भी होगा जो कि इस रिवोल्ट को सपोर्ट करेगा। इसको सपोर्ट करने वालों में हम देखेंगे कि जैसे कि आर.सी. दत्त हमें देखने को मिलेंगे, एस.एन. बनर्जी हमें देखने को मिलेंगे, और तो और केशव चंद्र सेन हमें देखने को मिलेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हमें देखने को मिलेंगे, जो लोग इस रिवोल्ट को जो है सपोर्ट करेंगे। तो इस रिवोल्ट में क्या होगा? शुरुआती दौर में तो पीसफुल वे में ही कोशिश करेंगे, लीगल वे में शुरू करेंगे, किसान के भाई हमारे जो इश्यूज़ है उनको रिज़ॉल्व करो। साथ ही साथ इसमें हमें हिंदू और मुस्लिम फार्मर्स की यूनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम फार्मर्स दोनों थे जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, और दोनों मिल करके लड़ेंगे। तो रैयत जो चाहते थे, ये चाहते थे कि उनके जो इमीडिएट ग्रीवियंसेस हैं उनको दूर किया जाए। पर बाद में हम देखेंगे कि ये जो इनका इनिशियली लीगल रेजिस्टेंस था, पर बाद में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है ज़मींदारों की साइड लेना शुरू करेगी। फिर जो ये है रिवोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सरकार इनका सुनना बंद करेगी तो फिर ये रिवोल्ट शुरू कर देंगे, और रिवोल्ट के बाद जो है सरकार को अकल आएगी, और फिर अकल आने के बाद हम देखेंगे कि 1885 में सरकार के द्वारा पास किया जाएगा बंगाल टेनेसी एक्ट। क्या पास किया जाएगा? बंगाल टेनेसी एक्ट पास किया जाएगा। तो जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे हमने देखा इंटेलिजेंसिया में आर.सी. दत्त थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, केशव चंद्र सेन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो अपनी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन भी चलाते थे जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था? इंडियन एसोसिएशन था इसका नाम। इसके अलावा जो हमें और रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं उसमें से एक है डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स हमें देखने को मिलते हैं इन द पीरियड ऑफ 1875 में। ये पबना रिवोल्ट के कंटेम्प्रेरी में ही हुए हैं डेक्कन राइट्स। तो दक्कन में भी क्या था? रैयतवाड़ी सिस्टम था वहाँ पर। तो दक्कन में कहानी क्या थी कि
दक्कन में रैयतों ने राइट्स किए। किसने किए? रैयतों ने राइट्स किए। ठीक है, किसके अगेंस्ट किए? ये इन्होंने किए शाहूकारों के अगेंस्ट, महाजन के अगेंस्ट, श्रॉफ के अगेंस्ट। ये सब थे मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स के अगेंस्ट ये लोग राइट करेंगे। ठीक है, मनी लैंडर्स में कौन कौन देखे हमने? शाहूकार टर्म भी यूज़ की जाती थी वहाँ पर, महाजन टर्म भी यूज़ की जाती थी, श्रॉफ भी कहा जाता था मनी लैंडर्स को। तो ये मनी लैंडर्स जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे इनके साथ, इसलिए ये रिवोल्ट होगा। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर होगी। ठीक है, क्या होगी 1861 में? 1861 में होगी अमेरिकन सिविल वॉर। तो अमेरिकन सिविल वॉर में क्या था, ब्रिटेन को जो कॉटन की सप्लाई जाती थी वो अमेरिका से जाती थी, पर अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से जो कॉटन की सप्लाई है वो अमेरिका से जानी बंद हो जाएगी ब्रिटेन को। फिर ब्रिटेन क्या करेगा? चलो भाई भारत से सप्लाई ले लेते हैं, अपनी कॉलोनी तो है ही, है ना। तो फिर इंग्लैंड को बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कॉटन जाने लगी भारत से, एक्सपोर्ट होने लगी भारत से। तो किसानों को लगा कि डिमांड बढ़ रही है, उनका स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ। फिर उसके चक्कर में उन्होंने और लोन लिया मनी लेंडर से ताकि वो अपनी सप्लाई इंक्रीज़ कर सकें, है ना। तो 1860s में तो स्टार्टिंग के पीरियड में वो लोग प्रॉफिट में रहे, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि अमेरिकन सिविल वॉर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर जो है लंदन में लोग कहेंगे कि भारत से कॉटन लाना कॉस्टली पड़ रहा है, अमेरिका नज़दीक है, अमेरिका से लाओ। तो फिर से वो अब अमेरिका से कॉटन लाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से भारतीय किसान जो थे उनका तो कट जाएगा, है ना। तो इस तरह से भारतीय नुकसानों ने तो लोन लेकर के रखा था मनी लेंडर से, तो उनका तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वो मनी लेंडर्स के चंगुल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब उनकी कॉटन की डिमांड नहीं रहेगी। तो इस तरह से पीजेंट्स एक्सप्लॉइट होंगे मनी लेंडर्स के द्वारा, है ना। हम देखेंगे, हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर वनीज़ वर्सेस कुनबी हमें देखने को मिलेगा, है ना। वनी जो थे वो मनी लेंडर थे और कुनबी जो थे वो किसान थे, है ना। पट्टेदार कम्युनिटी थी, पट्टेदार यानी कि जिनके पास लैंड का पट्टा होता है वो थी कुनबी कम्युनिटी, और वनीज जो थे वो मनी लैंडर कम्युनिटी थी। तो इनके बीच हमें यहाँ पर रिवोल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम महाराष्ट्र की स्टोरी की बात करें इसी रिवोल्ट की, तो महाराष्ट्र में रिवोल्ट होगा एक सिरूर नाम की तालुका से, महाराष्ट्र के अंदर रिवोल्ट की शुरुआत होगी। यहाँ पर क्या था, एक किसान थे जिनका नाम था बाबा साहेब देशमुख। ठीक है, तो बाबा साहेब देशमुख जो एक किसान थे, इनको एविक्ट किया जाता है एक मनी लेंडर के द्वारा, उनकी ज़मीन से एविक्ट किया जाता है। तो मनी लेंडर जो है फोर्स का इस्तेमाल करेगा उनको निकालने के लिए, तो फिर जो है किसानों का भी रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में हम देखेंगे राइट्स होंगे, अहमदनगर में भी राइट्स होंगे, है ना। तो इन जो राइट्स को सपोर्ट किया गया था पुणे सार्वजनिक सभा के द्वारा, ये जो किसानों द्वारा राइट्स किए गए थे इनको सपोर्ट मिला था। किसका सपोर्ट मिला था? पुणे सार्वजनिक सभा का। और ये पुणे सार्वजनिक सभा नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी? ये थी एम जे रानडे की ऑर्गेनाइजेशन। किसकी? एम जे रानडे की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो इंटेलिजेंशिया क्लास थी वो यहाँ पर इनके सपोर्ट में सामने आ रही थी। फिर इसके बाद जो है सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा डेक्कन राइट्स कमीशन। फिर सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा डेक्कन राइट कमीशन, और फिर उसके बाद सरकार पास करेगी डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879। फिर सरकार पास करेगी क्या? डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 सरकार के द्वारा पास किया जाएगा। इसके अलावा जो रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है वो है मुंडा रेबेलियन। ठीक है, मुंडा रेबेलियन हमें देखने को मिलता है 1874 से 1900 के पीरियड में। तो 1870 का जो पीरियड था वो पीरियड था फाइनेंशियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन का।
हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं स्टेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, जो कि कैटेगराइज की गई थी किसके द्वारा, आरपी दत्त के द्वारा कैटेगराइज की गई थी स्टेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो हमने देखा उसमें से एक स्टेज फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन का भी था। तो 1870s के इस पीरियड में फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन शुरू हो चुकी है। इस समय पर जो है भारत में इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी लंदन से। तो लंदन से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी और साथ ही साथ भारत से जो है रॉ मटेरियल का ड्रेन हो रहा था। क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल का ड्रेन हो रहा था, भारत से बाहर जा रहा था रॉ मटेरियल। तो इसी में से एक रॉ मटेरियल हमें देखने को मिलता है, वो है वुड। ठीक है, तो वुड लकड़ी आएगी कहाँ से, ये आएगी फॉरेस्ट से आएगी, है ना। तो इस समय पर हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा पास किया जाएगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। क्या पास किया जाएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा पास किया जाएगा। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट था, ये वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा पास किया जाएगा भारत में। तो इस एक्ट में क्या था, ट्राइबल्स को बोला गया कि तुम्हारे अपने एरिया में नहीं जा सकते हो। ट्राइबल को उन्हीं के एरियाज़ में, उन्हीं के फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में जाने से रोका गया। और साथ ही साथ ये जो रॉ मटेरियल था, इस रॉ मटेरियल के लिए क्या होगा, बहुत सारे आउटसाइडर्स भी आ जाएंगे ट्राइबल एरियाज़ में। तो दो इश्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे। एक तो ये कि जो ट्राइबल्स हैं उनको उन्हीं के इलाके में जाने से मना किया जाएगा। दूसरा हमें देखने को मिलेगा आउटसाइडर्स की एंट्री। ये आउटसाइडर्स कौन होंगे, जो ट्रेडर्स वगैरह होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, ये सब लोग ट्राइबल एरियाज़ में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। और तो और इसमें ट्रेडर्स वगैरह के साथ साथ हमें काफ़ी सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी देखने को मिलेंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी इधर ट्राइबल एरिया में आना शुरू हो जाएंगे 1850s के बाद के पीरियड में। तो इस पीरियड में क्या था, ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा ज़मींदारों के द्वारा भी। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं, ये ट्राइबल्स को बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जस्टिस दिलवाएंगे ज़मींदारों से, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हें ज़मींदारों से जस्टिस दिलवाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल चल रहा था यहाँ पर। ट्राइंगल किसके बीच में चल रहा था, एक तरफ ट्राइबल थे, दूसरी तरफ मिशनरीज थे, और तीसरी तरफ ज़मींदार थे। एक तरफ ट्राइबल, दूसरी तरफ मिशनरीज, और तीसरी तरफ ज़मींदार थे। तो इस तरह से ट्राइंगल हमें देखने को मिलेगा। हम ये भी देख चुके हैं कि जो ये मुंडा रेवेलियन ही, ये 1857 से पहले भी हो चुका है और हम इसे पढ़ चुके हैं। तो अब ये दोबारा से होगा। मुंडा हमें जैसे कि पता है, हो और मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी है ना। इनकी ट्राइबल कम्युनिटी में क्या होता था, इनकी जो है कॉमन लैंड होल्डिंग होती थी, यानी सबकी एक ही ज़मीन होती थी। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर अपनी अपनी अलग से ज़मीन नहीं होती थी, कॉमन लैंड होल्डिंग होती थी इनकी। तो इनका जो ये सिस्टम है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा ब्रिटिशर्स के आने के बाद। ब्रिटिशर्स जो है इनको इन्हीं के एरिया में जाने से मना करेंगे, और तो और साथ ही साथ वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड का सिस्टम शुरू कर देंगे, है ना। यहाँ पर आउटसाइडर्स की एंट्री भी होना शुरू हो जाएगी। तो इनिशियली क्या होगा, मुंडास जो हैं वो जर्मन मिशनरीज जो थे, प्रोटेस्टेंट्स होते थे वो। मिशनरीज में भी अलग अलग सेक्ट्स होते हैं, जैसे एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट्स थे जर्मन मिशनरीज, तो उनकी तरफ थे पहले, उनके कांटेक्ट में आएंगे पहले ये मुंडा ट्राइब के लोग। फिर लेटर ऑन हम देखेंगे कि वो कैथोलिक मिशनरीज़ की तरफ चले जाएंगे। किसकी तरफ, लेटर ऑन के पीरियड में वो कैथोलिक मिशनरीज़ की तरफ चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, ऑब्वियसली इनका जो कंसर्न था कि ज़मींदार इन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए पहले ये जर्मन जो प्रोटेस्टेंट मिशनरीज़ थे उनकी तरफ आएंगे, बाद में फिर कैथोलिक मिशनरीज़ की तरफ जाएंगे, है ना। पर बाद में मुंडास को जो है, ट्राइबल मुंडास को समझ आ जाएगा कि ये सब सेम ही हैं, ठीक है, इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है हम लोगों का कन्वर्जन करना। तो लेटर ऑन फिर ये सभी आउटसाइडर्स के अगेंस्ट हो जाएंगे, जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनके अगेंस्ट ये लोग रिवोल्ट कर देंगे, ठीक है। तो मुंडास के द्वारा ये जो रेबेलियन किया जाता है, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, उलुगुलन, ठीक है। उलुगुलन, रिमेंबर दिस टर्म, ओके। ये टर्म यूज़ की जाती है किस चीज़ के लिए, मुंडास रेबिलियन के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। इसके अलावा एक और टर्म जो हम यूज़ करते हैं मुंडाओं के इस रेबिलियन के लिए, वो है ग्रेट
टुमुलट, ठीक है, ग्रेट टुमुलट टर्म भी यूज़ की जाती है मुंडाओं के रेबेलियन के लिए। तो इस रेबेलियन को जो है वो लीड करेंगे बिरसा मुंडा। कौन लीड करेंगे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को कंसिडर किया जाता था कि इनके पास हीलिंग पावर्स हैं, ये हील कर सकते हैं। बिरसा मुंडा अपने आप को एज गॉड प्रोक्लेम करेंगे और फिर बिरसा मुंडा जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करेंगे, मुंडा कम्युनिटी को एक साथ लाएंगे जो कि बिखरी हुई थी, और फिर ये लोग रिवोल्ट करेंगे और जागीरदारों, राजाओं और क्रिश्चियनों को मारेंगे, ठीक है। इस तरह से ये होगा आपका मुंडा रेबेलियन। तो ये हो गया। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था आपको मोपला रेबेलियन के बारे में, है ना। तो मोपला रेबेलियन कहाँ होता है? हमने कहा था इसको अब हम कम्युनल एंगल से देखते हैं मोपला को। इसको हम एज अ रिवोल्ट उतना नहीं देखते, पर कम्युनल एंगल से देखते हैं मोपला को। तो मोपला आपका मालाबार रीजन में होता है ना। अगेन एक तो हमने देखा पहले भी होगा ये, अब ये अगेन होगा फिर से 1860s में, फिर से ज़मींदारों को टारगेट किया जाएगा। एक टर्म आपको जो पता होनी चाहिए वो टर्म है जन्मी। ये टर्म यूज़ की जाती थी ज़मींदारों के लिए। क्या टर्म यूज़ की जाती थी? जन्मी। और ये जो मोपला में होगा ये दोबारा से होगा 1920s में, इसको हम देखेंगे बाद में। ये 1920s वाला सबसे ज़्यादा ब्लडियस्ट होगा, सबसे ज़्यादा खून खराबा इसमें होगा 1920s वाले में। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो है एक कोया रेबेलियन, ठीक है। तो कोया रेबेलियन आपका होगा लगभग 1879 से लेकर के 80 के पीरियड में। ये बिरसा मुंडा के पीरियड से पहले होगा, ठीक है। ये होगा आपका आज का जो गोदावरी वाला रीजन है आंध्र प्रदेश में, उधर होगा, ठीक है। गोदावरी रीजन जो है आंध्र प्रदेश के अंदर उधर होगा ये कोयल, सॉरी कोया रेबेलियन, मैंने गलती से कोयल लिख दिया यहाँ पर। कोया रेबेलियन आंध्र प्रदेश वाले रीजन में होगा, आंध्र प्रदेश के गोदावरी वाले रीजन में होगा। तो इसमें जो लीडर हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम है तम्मा दोरा। तम्मा दोरा है उनका नाम। तो ये भी किस वजह से होगा ये वाला रिवोल्ट भी? ये भी फॉरेस्ट एक्ट की वजह से ही होगा। यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा जो ट्राइबल्स हैं उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आउटसाइडर्स की एंट्री भी होगी। ये कारण था इस रिवोल्ट का। इसके अलावा भी होंगे कुछ रिवोल्ट 1900 के पीरियड के बाद में, उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे 1857 के पीरियड में बड़ा रिवोल्ट होता है ना, सिपॉय म्यूटिनी होती है। उससे पहले हमने देखा, उससे पहले के पीरियड में 1800 से 1857 के पीरियड में सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत तो हो चुकी थी, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत हो चुकी थी इस पीरियड में, हमने देखा, पर थोड़ा स्लो थे इस समय पर सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देखा राजा राम मोहन रॉय करेंगे सोशल रिफॉर्म्स, हेनरी विवियन डेरिजियो करेंगे इस समय पर सोशल रिफॉर्म्स। स्लो किस लिए थे इस पीरियड में? स्लो इसलिए थे क्योंकि इस समय पर सोसाइटी में थी लैक ऑफ एनलाइटनमेंट, उतने ज़्यादा एनलाइटेड नहीं थे सोसाइटी में लोग इस समय पर, है ना। तो लैक ऑफ एनलाइटनमेंट थी इस समय पर, तो इस वजह से जो है इस समय पर ज़्यादा रेबेलियन होते थे, ठीक है। रेबेलियन इस समय पर ज़्यादा थे, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी वो कम थी, लेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी इस समय पर हम देखेंगे कि 1857 के बाद के पीरियड तक सोशल रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे 1890s तक के पीरियड में। तो हॉरिजॉन्टल सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत हो चुकी होगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत हो चुकी होगी। तो हॉरिजॉन्टल सोशल रिफॉर्म्स में क्या होगा कि इंडियन सोसाइटी अब खुद से अंदर से अपने आप को जो है वो रिफॉर्म करेगी। तो जब ये अपने आप को अंदर से रिफॉर्म करने की शुरुआत करेगी, तो साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट होगी यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप होंगी, कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होंगी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप होंगी, और तो और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप होंगी। ये सब किस चीज़ का नतीजा होगा? ये सब होगा सोशल रिफॉर्म्स का नतीजा। और तो और हम ये भी देखेंगे इस पीरियड में जो है
प्रेस की डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। प्रेस की डेवलपमेंट क्यों शुरू हो जाएगी? क्योंकि हर एक सोशल रिफॉर्म जो है वो अपने पब्लिश करने लगेगा, अपने आर्टिकल्स पब्लिश करने लगेगा, अपनी बुक्स पब्लिश करने लगेगा। तो इस तरह से प्रेस की डेवलपमेंट भी होने लगेगी काफ़ी हद तक। फिर हम 1890 के पीरियड तक देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एनलाइटनमेंट हो चुकी होगी भारतीय सोसाइटी के अंदर, और इसी एनलाइटनमेंट का एक रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी इस पीरियड में। ठीक है, कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी। और कांग्रेस की फॉर्मेशन के कुछ डिकेड पहले हम पास्ट में जा कर के देख सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स ने जो है एक बेस क्रिएट किया था नेशनलिज्म का बेस क्रिएट किया गया था सोशल रिफॉर्म्स के द्वारा। इन्हीं सोशल रिफॉर्म्स ने इंडिया का जो आइडिया है वो क्रिएट किया। इन्हीं सोशल रिफॉर्म्स ने बताया कि भारत का जो इतिहास था वो ग्लोरी से भरा हुआ था। और इन्हीं सोशल रिफॉर्म्स ने धीरे धीरे पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने की भी शुरुआत की। तो हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है इंडियन सोसाइटी के हमें दो प्रकार के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। भारतीय सोसाइटी के अगर हम रिएक्शन देखेंगे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, तो एक हमें ट्रेडिशनल रिएक्शन देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल रिएक्शन में देखा हमने अब तक कैसे रिवोल्ट्स वगैरह हुए हैं ना। इनको ट्रेडिशनल क्यों कहा जाता है? ट्रेडिशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मेन एम थी कि जो ओल्ड ऑर्डर है उसको रिस्टोर करना है, कि जैसा सिस्टम पहले था फिर से वैसा सिस्टम शुरू हो जाए। एक दूसरा हमें जो रिएक्शन देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है आइडियोलॉजिकल रिएक्शन। तो आइडियोलॉजिकल रिएक्शन को हम मॉडर्न रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। आइडियोलॉजिकल जो रिएक्शन होगा उसको हम मॉडर्न रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये होगा कि सोशल रिफॉर्म्स होंगे। हम देखेंगे सोशल रिफॉर्म्स में अपने जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है उसको भी ग्लोरीफाई किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि हम लोग एक होते थे, चाहे हम प्लूरलिस्टिकली ही रहते थे, हमारी भाषाएं चाहे अलग थी, हमारे रीति रिवाजों में चाहे कुछ कुछ फ़र्क था, पर हम लोग एक थे। इस तरह से हम देखेंगे कि नेशनहुड का जो कंसेप्ट है वो भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। हम लोगों में अवेयरनेस आएगी कि ये तो ब्रिटिशर्स है जो हमारे अंदर सोशल डिफरेंसेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म्स में ये कहा जाएगा कि हमें जो वेस्ट से जो है अच्छे आइडियाज़ लेने हैं, हमें कम्प्लीटली वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करना है। तो इस तरह से हम देखेंगे सोशल रिफॉर्म्स के द्वारा पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट की भी शुरुआत होगी। तो जब ये सब चीज़ें होने लगेगी हम देखेंगे नई ऑर्गेनाइजेशंस बनने की शुरुआत होगी, एजुकेशन की डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी, प्रेस की डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी, मासेस के अंदर जो है वो अवेयरनेस आने लगेगी। तो इसलिए हम इसको मॉडर्न रिस्पॉन्स कहेंगे। तो मॉडर्न रिस्पॉन्स में हम देखेंगे सोशली भी रिस्पॉन्ड करेंगे जो भारतीय लोग हैं, इकोनॉमिकली भी रिस्पॉन्ड करेंगे, और तो और पॉलिटिकली भी रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हम देखें सोशली रिस्पॉन्स करने में, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि समाज के अंदर विचार आने लगेंगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें नेशनलिज्म की ओर आगे बढ़ना है। तो इस तरह से नेशनलिज्म के, डेमोक्रेसी के जो विचार है वो सोसाइटी में आने लगेंगे, है ना। तो और जब इस प्रकार के विचार वगैरह आएंगे तो ऑब्वियसली इन विचारों का प्रभाव जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी पड़ेगा, है ना। तो आपस में दोनों को रिलेटेड हैं ये। तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो हैं आपस में एक साथ आएंगे, मिल करके और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि इस पीरियड में अब कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बनने की शुरुआत भी होगी। तो अगर हम ऐसे फैक्टर्स की बात करें कि कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से भारत के अंदर जो है वो नेशनलिज्म डेवलप होने की शुरुआत होगी, किस फैक्टर की वजह से भारत के अंदर जो है वो नेशनलिज्म ग्रो करेगा, तो इसके रिगार्डिंग हमें अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ वेस्टर्न लोगों की बात करें तो जैसे J.R. सीले नाम के जो व्यक्ति हैं, उनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो सिर्फ एक जोग्राफिकल एक्सपेंशन है। इंडिया इज़ ओनली अ जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। इनके अकॉर्डिंग भारत कोई नेशन नहीं है।
और अगर हम यहीं पर एक और व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जैसे कि जॉन स्टार्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें, तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया की कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, देयर इज़ नॉट एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। बट हम देखेंगे कि बाय धीरे धीरे 1919 के पीरियड तक आने आने तक हम देखेंगे कि किस तरह से मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो भारत के अंदर जो है नेशनलिज्म डेवलप होगा धीरे धीरे। तो अगर हम रीजंस की बात करें, कैसे भारतीय नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ेगी, कैसे नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होगा, कैसे पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन होगी, कैसे कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी, तो वो सब चीज़ें हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि नेशन क्या है या फिर स्टेट क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ नेशन, है ना, व्हाट इज़ स्टेट, ठीक है। तो अगर हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट है क्या, तो जो स्टेट टर्म है आपकी मॉडर्न सेंस में सबसे पहले यूज़ की गई थी ये मैकियावेली के द्वारा। तो मैकियावेली आपका 1469 से 1527 के पीरियड में एक इटालियन स्टेट्समैन था ये, ठीक है, ही वॉज एन इटालियन। तो इसने ये बोला था कि एक स्टेट के अंदर जो है चार एलिमेंट्स होते हैं। एक तो ये कि लोग होने चाहिए, है ना, ठीक है। दूसरा ये कि इनके पास टेरिटरी होनी चाहिए जिसमें ये लोग रहेंगे, ठीक है। तीसरा ये कि इनके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए जो रूल करेगी और रेगुलेट करेगी लोगों की ज़िंदगी को। तीसरा कि ये लोग सोवरेन होनी चाहिए, इन लोगों के पास सोवरेनिटी होनी चाहिए कि ये लोग अपने डिसीजंस जो है वो खुद ले सकें, है ना। तो ये डेफिनेशन दी थी स्टेट की इन्होंने। तो अगर हम बात करें कि नेशन और स्टेट में क्या फ़र्क है ना, कि एक नेशन क्या है और नेशनैलिटी क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो आपका टर्म है नेशनैलिटी, ठीक है, जो नेशनैलिटी वर्ड है इसको जो ओरिजिन हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड नेटस से। तो नेटस का मतलब होता है रीबॉर्न, यानी कि फिर से पैदा होना। तो नेशनैलिटी का मतलब है बिलोंगिंग टू सेम रेशियल स्टॉक, ठीक है, बिलोंगिंग टू सेम रेशियल स्टॉक, यानी कि हम लोग सेम रेस से बिलोंग करते हों, या फिर हमारे बीच और देर इज़ ब्लड रिलेशनशिप। पर ये जो है क्या ये सही तरीका है नेशनैलिटी को डिफ़ाइन करने का? जी नहीं, ये सही तरीका नहीं है, ये मिसलीडिंग है। क्योंकि हम देखेंगे कि आज की डेट में हर नेशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं मिक्स्ड रेशियल बैकग्राउंड के लोग, ठीक है। सिर्फ एक ही रेस के लोग नहीं होते आज की डेट में किसी भी नेशन के अंदर, मतलब मैक्सिमम नेशन के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं मिक्स्ड रेशियल बैकग्राउंड के लोग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नेशनहुड का कंसेप्ट है, जो नेशनैलिटी का कंसेप्ट है, वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ना कि वो एक रेशियल या पॉलिटिकल कंसेप्ट है। नेशन का जो कंसेप्ट है, नेशनैलिटी का जो कंसेप्ट है, वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये एक सेंटिमेंट है। नेशन वो सेंटिमेंट है जिसमें लोग जो हैं यूनाइटेड हैं, लोग जो हैं एक साथ रहते हैं, दे आर यूनाइटेड, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। नेशन जो है हमें एक आइडिया देता है ऑर्गेनाइजेशन का, नेशनैलिटी हमें एक आइडिया देती है सेंटिमेंट्स का। नेशनैलिटी एक कल्चरल टर्म है, नेशनैलिटी एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को सेम रेस से होना चाहिए या आप लोगों के बीच खून का रिश्ता होना चाहिए आप लोगों को नेशन कहलाने के लिए। तो कोई भी लोग एक नेशन को जन्म दे सकते हैं। उन लोगों के बीच जो है जोग्राफिकल यूनिटी हो सकती है, वो लोग सेम कॉमन रेस से भी बिलोंग कर सकते हैं, या उन लोगों की कॉमन हिस्ट्री हो सकती है, उन लोगों का कॉमन रिलीजन हो सकता है, उन लोगों के कॉमन कस्टम्स और ट्रेडिशन हो सकते हैं, उन लोगों के कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों की कॉमन
होप्स भी हो सकती हैं, उन लोगों की कॉमन जो है एस्पिरेशंस भी हो सकती हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये जन्म देगा एक नेशन को, ये जन्म देगा नेशनैलिटी को। जिन लोगों की कॉमन एस्पिरेशंस है, कॉमन होप्स है, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो लोग एक नेशनैलिटी से बिलोंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कॉमन रेस होना, ज़रूरी नहीं है कॉमन रिलीजन होना, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर हम भारत की बात करें, भारत की नेशनैलिटी की बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पर कॉमन रेस एग्जिस्ट करती हो, इसका होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की जो है कॉमन लैंग्वेज हो, क्योंकि ये भी यहाँ नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों का जो है कॉमन रिलीजन हो, क्योंकि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है भारत। और हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक नेशन को होने के लिए सिर्फ एक कॉमन रिलीजन की ज़रूरत हो, जबकि भारत एक मॉडर्न स्टेट है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर भारत के अंदर की हम बात करें, यहाँ पर हमें कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क देखने को मिलता है भारतीयों के अंदर, ठीक है। कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, और तो और कॉमन एस्पिरेशंस भी हैं। यहाँ पर हमें एक और चीज़ जो कॉमन देखने को मिलेगी वो है कॉमन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जिसका ऑलरेडी मेंशन भी है एंशियंट टेक्स्ट में भी, वो है कॉमन ज्योग्राफी। पुराने टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है कि भारत टर्म यूज़ मतलब कि की जाती है हमारे लिए फॉर द ज्योग्राफी ऑफ ईस्ट ऑफ इंडस, है ना, ईस्ट ऑफ इंडस और साउथ ऑफ हिमालयाज़ के लिए, एंड ईस्ट ऑफ इंडस एंड साउथ ऑफ हिमालयाज़ कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें उन फैक्टर्स की जिन्होंने भारत के अंदर नेशनलिज़म को फेवर किया, जिस नेशनलिज़म का जो ओरिजिन है वो हमें देखने को मिलेगा लगभग 19वीं शताब्दी के अंत से, है ना, जो आपकी 19th सेंचुरी थी, ठीक है। उसके लगभग एंड के पीरियड से हमें देखने को मिलेगा कि नेशनलिज़म का ओरिजिन होना शुरू हो जाएगा भारत के अंदर। तो अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें जिनकी वजह से ये होगा, तो हमें देखने को मिलता है, एक तो हमें ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। जो अंग्रेज़ों ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की भारत में, उसकी वजह से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का जो आउटकम था, क्या था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का आउटकम? वो था भारत के लोगों की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एक हमें ये रीज़न देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी होगी। जो पॉलिटिकल आइडिया है पॉलिटिकल यूनिटी का, जो कि बनाया जाएगा अंग्रेज़ों की ही द्वारा। अंग्रेज़ों ने क्यों बनाया ये? अंग्रेज़ों ने पॉलिटिकल यूनिटी का आइडिया इसलिए बनाया क्योंकि इनको एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाना था भारत के लिए, है ना, ताकि ये आसानी से भारत को एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल कर सकें, है ना। तो हालांकि अगर शायद ब्रिटिशर्स सिर्फ इनडायरेक्टली प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू रूल करते, तो शायद इतनी आसानी से भारत का पॉलिटिकल यूनिटी का जो कंसेप्ट था वो डेवलप नहीं हो पाता। पर खैर, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ये कोशिश करेंगे भारत को पॉलिटिकल यूनाइट करने की, और उसकी एडवांटेज जो है हमें देखने को मिलेगी कि धीरे धीरे नेशनलिज्म की डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा और जो हमें रीज़न देखने को मिलते हैं वो है अंग्रेज़ों के द्वारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप की गई, जो भारत के अलग अलग हिस्से के लोगों को यूनाइट करने में मदद करेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन की को इंट्रोड्यूस करने की जो शुरुआत की गई, उसका भी हमें यहाँ रोल देखने को मिलता है। हम देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोग जो कहेंगे कि हमें ये गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो वो फिर अपनी ही बुक लिख डालेंगे जिसका नाम था आनंद मठ, जो कि वो लिखेंगे सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कुछ भारतीय इंटेलिजेंसिया
एजुकेटेड लोग जो हैं वो कहेंगे हमें वेस्ट और ईस्ट की एजुकेशन को एक साथ देना है, ताकि हम वेस्ट की भी अच्छी चीज़ें ले सकें और अपने कल्चर की भी अच्छी चीज़ें अपनाएं। तो इस तरह से ऐसे लोग भी होंगे जो इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वेस्ट और ईस्ट की। और ऐसी ही एजुकेशन से हम देखेंगे फ्यूचर में और भी नए लीडर्स उभर करके आएंगे। और तो और मॉडर्न एजुकेशन के स्प्रेड के बाद हम देखेंगे कि प्रेस की भी डेवलपमेंट होने लगी कि भारत के अंदर। तो प्रेस की जो डेवलपमेंट होगी फिर वही प्रेस लोगों को बताएगी कि किस तरह से अंग्रेज़ जो है भारतीयों की एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि रेसिज्म का भी फैक्टर होगा कि भारतीय लोगों के को जो रेशियली डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो उस वजह से भी भारतीयों को एहसास होगा कि हम सब भारतीय एक हैं। ठीक है, बाकी हम देखेंगे कि वॉइस रॉय जो अपनी कुछ ऐसी बेकार पॉलिसीज़ लाएंगे जिसके बदले जो है भारतीयों के द्वारा रिएक्शन आएगा उसके अगेंस्ट में, तो वो चीज़ भी भारतीयों को यूनाइट करेगी। इसके अलावा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं वो भी बेस क्रिएट करेंगी भारत में नेशनलिज्म की डेवलपमेंट का। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हम देखेंगे वो एजुकेशन को भी प्रमोट करेगी, और वही एजुकेशन जो है और ज़्यादा लीडर्स को भी प्रमोट करेगी या लीडर्स को ग्रो करेगी। इसके अलावा बाकी देशों की कंटेम्प्रेरी नेशनल मूवमेंट्स जो हो रही थी इस समय पर, उनसे भी जो है भारत के जो लोग हैं वो इंस्पिरेशन ले रहे थे। इसके अलावा हिस्टोरिकल रिसर्चेज भी की जा रही थी कई लोगों के द्वारा। तो जो हिस्टोरिकल रिसर्चेज लोगों के द्वारा की जा रही थी वो कह रहे थे कि हम लोग एक हैं, हमारी हिस्ट्री एक है। फॉर एग्ज़ाम्पल तिलक जो है वो हिस्टोरिकल हीरोज़ के बारे में लिखा करते थे ताकि लोग और ज़्यादा पढ़ें उसको और ज़्यादा इंस्पायर हों। हमने देखा कि किस तरह से आर.सी. दत्त जो हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखेंगे, है ना। तो आर.सी. दत्त जो कि एक आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, वो बुक लिखेंगे अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर। और तो और हम साथ में देखेंगे कि मिडिल क्लास का भी राइज़ होगा, और ये मिडिल क्लास जो है नई लीडर्स को जन्म देगी। ये मिडिल क्लास ही नए लीडर्स को जन्म देगी, ऐसे लीडर्स जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी लाएंगे, और यहीं से हमें नए नए लीडर्स और ज़्यादा नए लीडर्स देखने को मिलेंगे। तो हम अब थोड़ा डिटेल में अगर देखें कि जो फैक्टर्स जिनके द्वारा भारत के अंदर नेशनलिज्म की डेवलपमेंट होगी, तो एक हमें देखने को मिलता है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिश रूल की वजह से भारत में मॉडर्नाइजेशन यानी प्रेजेंट सेंस में जो मॉडर्नाइजेशन यूज़ होती है वो आने की शुरुआत होगी, है ना। हम देखेंगे कि पीजेंट्स के अंदर जो है वो कॉन्शियसनेस आने लगेगी कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, हमारी एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के द्वारा हमारी एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है इस कॉलोनियल सिस्टम के द्वारा। तो इस तरह की जो है अवेयरनेस कॉन्शियसनेस आने लगेगी पीजेंट्स में भी, और तो और बाकी वर्गों में भी धीरे धीरे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है वो कॉन्शियसनेस आने लगेगी, है ना। बाकी हम देखेंगे कि वेस्ट से भी इंस्पिरेशन लेंगे बहुत सारे जो इंडियन जो एजुकेटेड क्लास थी, वो लोग वेस्ट से भी इंस्पिरेशन लेंगे। वो कहेंगे कि वेस्ट जैसे इंडिपेंडेंटली डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, हम भारत को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन भी रोल प्ले करेगी भारत के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन पाने के बाद व्यक्तियों जो हैं वो मॉडर्न आइडियाज़ को फॉलो करने लगेंगे, वो भी डेमोक्रेसी की डिमांड करेंगे, वो भी पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगे, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे। जब लोगों को, भारतीय लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाएगी तो वो इंग्लिश जो है उनके लिए दरवाज़े खोल देगी लिबरल एजुकेशन के, और लिबरल एजुकेशन के बाद उन लोगों को पढ़ने को मिलेगा नेशनलिस्टिक लिटरेचर, है ना। वो लोग ऐसे लिटरेचर को फिर जो है रीजनल और वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करेंगे, जिससे कि आम भारतीय व्यक्ति जिन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती वो भी ऐसा लिटरेचर पढ़ पाएँ। तो इस तरह से जो है हिस्ट्री फिर से लिखी जाएगी भारत की, और वो जो हिस्ट्री लिखी जाएगी वो इस बार जो है वो भारतीयों के नज़रिए से लिखी जाएगी। वो लिखा जाएगा कि हमारा जो इतिहास था वो गौरवपूर्ण था, हम लोगों को
गर्व से चलना चाहिए। हम देखेंगे यहाँ पर प्रेस का रोल भी बढ़ जाएगा मॉडर्न एजुकेशन के आने के बाद, क्योंकि जब आपका जो है मास जो है वो एजुकेटेड हो जाएगा तो वो लोग भी फिर पढ़ने लिखने की शुरुआत करेंगे। वो लोग भी जान पाएंगे कि देश के किस कोने में क्या हो रहा है, अंग्रेज़ किस तरह से हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा और जो फैक्टर हमें देखने को मिलता है जिससे भारत के अंदर नेशनलिज्म की डेवलपमेंट होगी, वो है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो अंग्रेज़ों ने, हमने जैसे देखा, पोस्टल सिस्टम डेवलप किया, इन्होंने रेलवेज़ डेवलप किए, इन्होंने रोड्स डेवलप किए, इन्होंने टेलीग्राफ डेवलप किए। तो इस सब से क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ होगा, सर्कुलेशन ऑफ लिटरेचर होगा। भारत के एक कोने से व्यक्ति के आइडियाज़ दूसरे कोने में पहुंचेंगे, नेशनलिस्टिक आइडियाज़ जो हैं वो जल्दी जल्दी स्प्रेड होंगे। तो ये थी एडवांटेज मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की। अगला जो फैक्टर जिसने नेशनलिज्म को डेवलप करने में मदद की वो थी ब्रिटिश नेसेसिटी ब्रिटिश नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिटिश नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कन्वीनियंस। ठीक है, ब्रिटिश नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कन्वीनियंस। तो क्या था, अंग्रेज जो हैं वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की शुरुआत करेंगे। ये लोग इंडियन सिविल सर्विसेज को डेवलप करेंगे, है ना। ये लोग आईपीसी लाएंगे, ये लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाएंगे, है ना। ये लोग यूनिफाइड जुडिशरी लाएंगे, ये लोग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें जो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, इसका फ़ायदा ऑब्वियसली भारतीयों को भी मिलेगा, क्योंकि एक जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं, उससे तो भारतीय भी एक होंगे ना। भारतीयों को लगेगा कि हम एक सिस्टम के अंडर रह रहे हैं, हमारा सब कुछ सेम है, तो ऑब्वियसली फिर नेशनलिज्म की भावना भी डेवलप तो होगी इससे। इसके अलावा जो और फैक्टर है वो है एमरजेंस ऑफ नेशनल सॉरी एमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास। ठीक है, इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लासेस, सॉरी। तो जो नई क्लासेस उभर के आएंगी, जैसे कि राइज ऑफ मिडिल क्लास, पीजेंट्स हो गए, वर्कर हो गए, तो इन सब के अंदर न्यू कॉन्शियसनेस आएगी। कॉन्शियसनेस इसमें डेवलप होगी कि तुम्हारा भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारा भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हम सब एक ही हैं, हमारा ये लोग मिल करके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि देयर विल बी राइज ऑफ इंटेलिजेंशिया, जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है उसका राइज होगा, और इसी पढ़े लिखे वर्ग से हम देखेंगे कि लीडरशिप उभर के आएगी, ऐसी लीडरशिप जो भारतीय नेशनलिज्म को आगे बढ़ाएगी, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, इस समय पर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नेशनल कॉन्शियसनेस को शेप करेंगी। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से रेवोल्यूशनरीज निकल कर के आएंगे, और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से नेशनल लीडर्स निकल कर के आएंगे। इसके अलावा जो वन ऑफ द मेन फैक्टर्स था वो था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। ये वही सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं जो 1800 से लेकर के 1900 तक हम देखेंगे एक बेस क्रिएट करेंगी। वो बेस जिसके थ्रू फ्यूचर में नए लीडर्स उभर के आएंगे। हमने देखा किस प्रकार से भगत सिंह की पूरी फैमिली आर्य समाजी थी। हम देखेंगे कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद जो हैं वो एसोसिएटेड थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल से। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक सोशल रिफॉर्मर्स जो बेस क्रिएट कर रहे हैं वहीं से आगे उठ करके नए लीडर्स निकल करके आएंगे। तो सोसाइटी को डेमोक्रेटिक लाइंस की तरफ ले जाएंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। सोसाइटी में इक्वालिटी को स्प्रेड करेंगे ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। सोसाइटी में लिबरलिज्म लाएंगे ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। और तो और एक पैन इंडिया की फीलिंग डेवलप करवाएंगे ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो ये थे फैक्टर्स। इसके अलावा और फैक्टर जो हमें देखने को मिलते हैं वो हैं स्पेसिफिक एक्ट्स जो लाए गए कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा,
भारतीयों के अगेंस्ट। जैसे कि हम देखेंगे कि 1857 के बाद बहुत सारे एक्ट्स लाए गए, रिएक्शनरी पॉलिसीज़ लाई गई इनके द्वारा, आर्म्स एक्ट लाए गए, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाए गए, है ना। हम फ्यूचर में देखेंगे बंगाल का पार्टीशन किया गया इन लोगों के द्वारा। तो इन सब एक्ट के बदले में जो रिएक्शन आएगा भारतीयों का, जो गुस्सा होगा इन एक्ट के अगेंस्ट, जो लोगों का गुस्सा होगा, वो गुस्सा भी हमें नेशनलिज्म की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा जो हमें रोल देखने को मिलता है वो है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। जो इकोनॉमिक क्रिटिक का कंसेप्ट आया, जो इकोनॉमिक क्रिटिक हुए कॉलोनियलिज्म के, जैसे कि हमने देखा था कि कैसे आरसी दत्त थे इकोनॉमिक क्रिटिक, है ना। तो इकोनॉमिक क्रिटिक जो हैं वो बताएंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ जो हैं भारत से पैसा लूट रहे हैं, कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, और कैसे ये होम चार्जेस के नाम पर भारत को जो है लूट रहे हैं। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक क्रिटिक है ये भी भारतीयों के अंदर कॉन्शियसनेस जागृत करेगा कि हमें मिल करके लूटा जा रहा है, अंग्रेज़ों के द्वारा हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये हमारा पैसा हम ही से छीन करके ले जा रहे हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इसके अलावा हम देखेंगे कि वर्ल्ड में भी जो इवेंट्स हो रहे होंगे इस समय पर, वो भी भारत के अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह जापान जो है वो रशिया को हराएगा क्रीमियन वॉर के अंदर, तो वो भी लोगों को, भारतीय लोगों को इंस्पायर करेगी कि हम भी अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इथोपिया जो है वो इटली को हराएगा, वो भी भारतीय लोगों को इंस्पायर करेगा। और कैसे जो लिबरेशन मूवमेंट्स होंगी साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर जो नए स्टेट्स निकल कर के आएंगे, उससे भी भारतीय लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। इसके अलावा अगला जो फैक्टर हमें देखने को मिलता है वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। भारतीयों के साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनकी इंसल्ट की जाएगी, उनकी ह्यूमिलिएशन की जाएगी, उससे भी भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होगी कि अंग्रेज़ तो हमें रेशियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम भारतीय एक हैं, हमें मिल करके देश को आगे चलाना है और अंग्रेज़ों को हटाना है। तो इस तरह से इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे ये सभी फैक्टर्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।